गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसकी कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिनमें एनालिटिक फंक्शन और इसमें जो डेरिवेटिव की कंडीशन होती है और जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है, लिमिट, आपने सब ये सब आपने कल डिस्कस किया था। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ पढ़ना है और साथ ही साथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़नी है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में ही सीआर इक्वेशन यानी कॉची रीमान इक्वेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उसका प्रूफ भी आता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम अभी आगे करेंगे। तो इसी के अंतर्गत ये भी आ जाती है। तो आज आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक, कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो नीचे लिखा हुआ है आपके पास ये, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन। कोई आपने फंक्शन लिया हुआ है यहाँ पर w इक्वल टू एफ जेड, और मैंने कल भी कहा था कि z किसका फंक्शन है? दो वेरिएबल u और b का फंक्शन है। तो ये आपके पास आ गया u एक्स वाई और आई बी एक्स वाई। यू और बी किसके फंक्शन है? एक्स और वाई के। और जेड किसका फंक्शन है? यू और बी का, क्योंकि जेड भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और यू और बी भी क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो डब्ल्यू किसका फंक्शन हुआ? जेड का। और जेड किसका फंक्शन है? यू और बी का। और यू और बी किसके फंक्शन है? एक्स और वाई के। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन आपके पास लिखी हुई है, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल बी ओवर डेल एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन द रीजन। मतलब u का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, u का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, b का x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और b का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। दूसरी बात हमसे क्या कही गई? डेल u ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल b ओवर डेल वाई, डेल u ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल b ओवर डेल एक्स। तो ये जो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन आपको दी हुई है, इसको आप क्या बोलते हैं? कॉची रीमान इक्वेशन बोलते हैं। इसको आपको याद भी करना है, क्योंकि इस पर काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स, अगर ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हो रही है किसी फंक्शन के लिए, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? कि वो फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक। तो सेकंड कंडीशन नीचे लिखा हुआ है, इज नोन एज कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन में आपने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि w इक्वल टू एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आई बी एक्स वाई कोई एक एनालिटिक फंक्शन है, आपने मान लिया किसी रीजन आर में। तो डेल डी डब्ल्यू ओवर डी जेड यानी एफ डैश जेड, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो कल भी आपने उसी कंडीशन पढ़ी थी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए यूनिकली एट एवरी पॉइंट एट द रीजन। मतलब जो भी रीजन आपने लिया हुआ है उस रीजन के सभी पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। कल भी आपने एनालिटिक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन आप एनालिटिक कह रहे हो तो वो फंक्शन डेरिवेटिव अपना वहां पर उस रीजन में जरूर रखेगा। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी है एनालिटिक होने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या कहा? डब्ल्यू फंक्शन लिया है तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड एग्जिस्ट करना जरूरी है। ठीक है। तो अब आपने इसके प्रूफ में क्या लिया? आपने लेट डेल एक्स और डेल वाई क्या ले लिए? छोटे छोटे इंक्रीमेंट ले लिए। किसमें? एक्स और वाई में। डेल यू ओवर डेल वी एंड डेल जेड वी करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट यू वी एंड जेड। अगर डेल यू डेल एक्स और डेल वाई किस में इंक्रीमेंट है? एक्स और वाई में। तो डेल यू डेल वी और डेल जेड किसके अंदर इंक्रीमेंट हो गए? यू वी और जेड में। तो आइए डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं एफ डैश जेड की। तो अगर आप फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो आपको कल भी लिखवाई थी, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये डेफिनेशन जो है ये आपके पास रियल वेरिएबल में भी सेम है और कॉम्प्लेक्स में भी सेम है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जेड प्लस एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, मतलब फंक्शन के अंदर कितना इंक्रीमेंट है, माइनस एफ जेड ओरिजिनल वैल्यू को आपने घटाया और डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में आपने उसका लिमिट को लिया हुआ है। तो यानी ये डेफिनेशन की या डेरिवेटिव की फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में ही सेम है। तो आइए आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट वाली लाइन में आपने क्या लिया है? क्योंकि जेड किसका फंक्शन है? यू और बी का। तो जब आपने जेड के अंदर इंक्रीमेंट किया है डेल्टा जेड, तो यू के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा? डेल्टा यू। और वी के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा? डेल्टा वी, क्योंकि जेड किसका फंक्शन है? यू और बी का। तो यू के अंदर आपने इंक्रीमेंट लिखा यू प्लस डेल्टा यू, वी के अंदर आई के साथ, क्योंकि वी आई के साथ होता है मतलब इमेजनरी पार्ट है, वी प्लस डेल्टा वी। और ओरिजिनल फंक्शन कितना है हमारे पास? यू प्लस आई। यू प्लस आई भी ओरिजिनल फंक्शन और इनके अंदर इंक्रीमेंट ये दे दिए गए और किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं आप? डेल्टा जेड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में चूंकि आपके पास ये किसकी हो गई है? डेफिनेशन हो गई है किसकी? डेरिवेटिव की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल जेड आई डेल बी ओवर डेल जेड। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आपने इसके नीचे लिख दी है। अब
जब भी हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन किसी ना किसी पाथ के अलोंग होता है। तो अब आप दो अलग अलग पाथ के अलोंग इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। आइए देखते हैं। आपने ये लिखा सिंस डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन द रीजन, एनालिटिक फंक्शन है। तो ये जो लिमिट फर्स्ट है, मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है या लिमिट का पाथ क्या है। तो यानी डेल्टा जेड जीरो की ओर किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है या डेल्टा जेड जीरो की ओर किस पाथ के अलोंग जा रहा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम दो अलग अलग पाथ लेंगे और दोनों पाथ के अलोंग हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पाथ में आपने क्या लिया, अलोंग विच एवर पाथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो फर्स्ट में आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, फर्स्ट जब आपने लिया लेट डेल्टा जेड अप्रोचिंग टू जीरो अलोंग द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन के अलोंग अगर आप डेल्टा जेड को जीरो की ओर लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जेड किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जेड के। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है जिसके अंदर दो वेरिएबल थे वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने ली है जिसके अलोंग आपने पाथ लिया है। तो यहाँ पर डेल्टा वाई क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग लेने पर जीरो। तो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ गया, डेल्टा जेड के। मतलब अब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंक्रीमेंटल रेशियो एक ही वेरिएबल में आ जाए। तो सिंस आपने z इक्वल्स टू कितना लिया, x प्लस आई वाई, तो z प्लस डेल्टा जेड कितना हो गया, x प्लस डेल्टा जेड आई वाई प्लस डेल्टा वाई। एंड डेल्टा जेड कितना हो गया, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। सभी के अंदर आपने इंक्रीमेंटल रेशियो लिख दिए हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने लिखा, ये जो आपने ली, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने फिर से एक बार लिख लिया है यहाँ पर इस वाले टर्म में, आई की बात जब करें इसमें। तो ये हमारे पास कितना हो गया, चूंकि अब जो हमारे पास है डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड किसके अलोंग मूव करेगा, डेल्टा एक्स के अलोंग। क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। जैसा कि आपने ऊपर लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पर डेल्टा वाई कितना हो गया, हमारे पास जीरो हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ कि डेल्टा जेड इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अब डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। वो क्यों, चूंकि अब डेल्टा वाई क्या हो गया, जीरो, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाला क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा जेड किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एक्स के। यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने साइड में लिखा। तो अब डेल्टा जेड किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा एक्स में। क्यों, क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। तो इक्वेशन नंबर वन में जब आपने लिखा तो डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल एक्स आपने लिख लिया। जब आपके पास इंक्रीमेंटल रेशियो डेल्टा एक्स हो गया तो हमारे पास ये जो इंक्रीमेंटल रेशियो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब केवल हमारे पास एक ही पाथ है और वो क्या है, वो एक्स के अलोंग आप कर रहे हैं। वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। इसलिए आपने अपने डेरिवेटिव को जेड से एक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स आई डेल बी ओवर डेल एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड मिली ये वाली। अब इसके बाद आपने क्या लिया, लेट डेल्टा जेड अप्रोचिंग टू जीरो अलोंग ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस के अबाउट लिया था, इस बार वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जेड किसके बराबर आ जाएगा, आई डेल्टा वाई के। वो क्यों हो गया, क्योंकि जेड इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पिछली बार जब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया था तो वाई को जीरो लिया था। तो इस बार एक्स को जब जीरो लेंगे तो इंक्रीमेंट डेल्टा जेड में कितना हो जाएगा, आई डेल्टा वाई हो जाएगा। पिछली बार डेल्टा एक्स हुआ था, इस बार आई डेल्टा वाई हो जाएगा। तो जब ये हम दोनों डेफिनेशन रखी तो इस बार वाई के अलोंग ले रहे हैं तो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो लगाया एक्स के प्लेस पर। यहाँ पर प्रीवियस इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था, यहाँ डेल्टा एक्स लिखा था ऊपर वाली यहाँ पर इस वाली लाइन में। इस बार यहाँ पर क्या ले लेंगे, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वाई आप यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर लिया तो आई डेल्टा वाई नीचे आ गया, नीचे भी क्या आ गया, आई डेल्टा वाई। क्योंकि इस बार डेल्टा वाई के अलोंग हो रहा है, वाई में इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा वाई। और क्योंकि डेल्टा जेड की जगह कितना आ जाएगा, आई डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स क्या हो गया है, जीरो हो गया, जैसा कि आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इसमें जब आपने लिया तो ये वन अपॉन आई डेल यू ओवर डेल वाई, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेशियो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब केवल बात किसकी हो रही है, वाई की हो रही है। तो डेल यू ओवर डेल वाई और ये कितना हो गया, डेल बी ओवर डेल वाई। जब आपने आई की ऊपर नीचे यहाँ पर ये गुणा भाग की है तो ये वाला टर्म आई ऊपर चला गया। इस वाले टर्म में आपने क्या किया, आई को ऊपर ले गए, आई की प्रोडक्ट की, आई की डिवीजन की, तो माइनस आ गया। ये वाला टर्म माइनस वाला पीछे आ गया, पॉजिटिव वाला टर्म पहले आ गया। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से जब आप इक्वेट कर रहे हैं एफ डैश जेड को, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों जब आपने इक्वल किया है, अब दोनों के रियल पार्ट से रियल को कंपेरिजन करेंगे और इमेजनरी से इमेजनरी को कंपेरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इक्वल इमेजनरी पार्ट। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, ये क्या आ गई है हमारे पास, सी आर इक्वेशन आ गई है कंपैरिजन करने पर। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सी आर इक्वेशन। तो अगर एग्जाम में आपसे कौशी-रीमान इक्वेशन का प्रूफ पूछा जाता है तो आप इतनी इक्वेशन को प्रूफ करके दिखा सकते हैं। आइए, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको सफिशिएंट कंडीशन भी दिखानी।
तो आपने अभी नेसेसरी कंडीशन में ये दिखाया है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में आप देखिए आगे आपने यहाँ क्या लिया, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन पोजेसिंग पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई फंक्शन एफ जेड है, सिंगल वैल्यू है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास ये दिए हुए हैं एट ईच पॉइंट इन ए रीजन आर, और ये क्या करता है, CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये इतनी बात तो होगी हमारे पास कि फंक्शन एनालिटिक है, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन हमने दे दी। अब हमें क्या शो करना है यहाँ पर, नाउ वी शैल शो दैट एफ जेड इज एनालिटिक, इट मीन एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑन द रीजन। देखिए नेसेसरी कंडीशन में आपने एफ डैश जेड को दिखाया है, यहाँ पर एफ डैश जेड को आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करना है कि एफ जेड इज एनालिटिक, इट मीन एफ डैश जेड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पिछली बार आपने ये एजम्पशन लेकर चले थे आप, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपने क्या करा, इस फंक्शन को टेलर थ्योरम से 2 वेरिएबल के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं। लास्ट ईयर आपने टेलर थ्योरम डबल वेरिएबल के लिए भी पढ़ी थी, सिंगल वेरिएबल के लिए भी पढ़ी थी। तो आपने जेड को उसके एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, वी को भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। तो टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट आप याद कर लेंगे एक बार फिर से। वहाँ पर क्या होता था, फर्स्ट टर्म में तो आप एज इट इज रखते थे, यू एक्स वाई को एज इट इज रखा है। जब सेकंड टर्म आप एक्सपेंड करते हैं तो यू का एक्स में साथ में डेल्टा एक्स, यू का वाई में साथ में डेल्टा वाई। आई वी वाले टर्म का भी आपने ऐसे ही किया, वी को साथ में, वी को फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखा, सेकंड वाले में वी का एक्स में, वी का वाई में। जब एक्स में करते हैं तो इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स आता है, वाई में करते हैं तो डेल्टा वाई आता है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर इन दो टर्म को यू एक्स वाई और आई वी एक्स वाई को एक साथ इस टर्म में ले लिया है, और बाकी टर्म डेल्टा एक्स वाले एक साथ ले लिए हैं और डेल्टा वाई वालों को एक साथ यहाँ पर ले लिया है। तो ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या बना हमारे पास, ये तो हमारे पास ये पहला टर्म ये क्या कहलाता है, एफ जेड कहलाता है। दूसरे वाले टर्म में हमारे पास क्या है, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेशियो डेल्टा एक्स है, उसके साथ वाले टर्म आपने यहाँ लिखे हुए हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स, आई डेल वी ओवर डेल वाई, दूसरे वाले को यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। जब आगे बढ़ते हैं, एफ जेड को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म आपके पास डेल्टा एक्स वाले बचे, डेल्टा वाई वाले बचे। अब यहाँ पर इस टर्म में आप क्या करते हैं, CR इक्वेशन का यूज करते हैं। कौन से टर्म में, इस वाले में। तो CR इक्वेशन का जब आपने इसमें यूज किया, इस वाले टर्म में CR इक्वेशन का, तो आपने क्या कहा, डेल यू ओवर डेल एक्स अपनी जगह रखा हुआ है, डेल वी ओवर डेल एक्स अपनी जगह रखा हुआ है, क्वाइट ओके। तो डेल यू ओवर डेल वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। इस वाले टर्म में आपने किसका यूज किया है, CR इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आई डेल वी ओवर डेल वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स आप लिख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब आपने क्या करा, डेल एक्स और प्लस आई डेल्टा वाई को जब आप कॉमन ले रहे हैं, तो यानी हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई को कॉमन लेने पर जो टर्म बचे वो ये दोनों टर्म बचते हैं। तो इन दोनों टर्म को लेने के बाद ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा जेड के इक्वल हो जाता है, जो कि नीचे आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये रही, आपने स्मॉल इंक्रीमेंटल रेशो ये जो डेल्टा जेड है इसको कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पर इसके नीचे पहुंचा दिया है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये बचती है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो किसका, एफ डैश जेड की हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो। अगर आपने इस डेफिनेशन को पढ़ रखा है पहले से, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, अगर आप इधर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इधर का भी आपको डेरिवेटिव लेना है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन बन गई, एफ डैश जेड की। और ये डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाती है, जो राइट हैंड साइड में ये जो आपको दी गई, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, एफ डैश जेड की लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपने लिख कर भी दिखा दिया है इधर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या आई, डेल यू ओवर डेल एक्स, आई डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यानी u का x के रेस्पेक्ट और v का y के रेस्पेक्ट, मतलब अगर आपने z फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो u का x के रेस्पेक्ट में और v का y के रेस्पेक्ट में आ गया है। तो इसका मतलब एफ डैश जेड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, हैंस एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक। तो आपने नेसेसरी कंडीशन में CR इक्वेशन को प्रूव किया था। कंडीशन वहां पर ये मान ली थी कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, और सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या करेंगे कि CR इक्वेशन को फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। नेसेसरी पार्ट में आप लेकर चलेंगे कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, उससे आपने CR इक्वेशन को बनाया। सेकंड वाले सफिशिएंट कंडीशन में आपने क्या करा, फंक्शन को आपने ये कहा कि फंक्शन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव रखता है और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो अपना डेरिवेटिव रखेगा। तो यहाँ पर आपने डेरिवेटिव को प्रूफ किया है, तो ये डेरिवेटिव आपके पास आ गया, यानी एफ डैश जेड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये कॉची-रीमान इक्वेशन थी हमारे पास, किसमें, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में थी। ऐसे ही आप एक छोटा सा प्रूफ और होता है, कभी कभी ये पोलर कोऑर्डिनेट में प्रूफ के लिए पूछ ली जाती है। कॉची-रीमान इक्वेशन का प्रूफ करना होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, कभी कभी न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आ जाता है। तो ये छोटा सा एक प्रूफ है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा हमारा। आपने ये माना लेट आर कोमा थीटा, चूंकि वहां पर हमारे पास कार्टेशियन में एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आर और थीटा वेरिएबल हो जाएंगे।
तो आपने क्या करा, लेट आर कोमा थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर एक्स एंड वाई। ये आपने मान लिया एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो जेड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स की जगह आपने आर कोस थीटा रखा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये जेड आ गया। और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइवर थ्योरम से आप जानते हैं क्या होता है, ई की पावर आई थीटा। लास्ट ईयर भी आपको काफी काम कराया था इसमें। तो u प्लस आई भी ये जेड होता है, तो ये कितना होगा, एफ जेड के बराबर, यानी एफ आर ई की पावर आई थीटा के बराबर हो जाएगा। ये जेड की वैल्यू आपने अपने फंक्शन में रख दी। किसका वेरिएबल रख दिया, w किसके बराबर होता है, u प्लस आई वी के। z किसका फंक्शन होता है, w का, तो w इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। और ये किसका फंक्शन होता है, w किसका फंक्शन होता है, z का, तो यानी एफ जेड। तो z की जगह आपने क्या रख दिया, आर ई की पावर आई थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। अब इसका थीटा और आर के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो एक बार आपने क्या करा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू ओवर डेल आर, आई डेल बी ओवर डेल आर। लेफ्ट हैंड साइड का ये जो आपने लिया इधर, राइट हैंड साइड का करेंगे तो एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर का 1 हो गया, क्या आया, ई की पावर आई थीटा। इसी इक्वेशन का जब आप नेक्स्ट टर्म में थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो कितना हो गया, आई डेल यू ओवर डेल थीटा, आई डेल बी ओवर डेल थीटा। एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, इस बार किस में कर रहे हैं आप, थीटा में कर रहे हैं, तो आर अपनी जगह ई की पावर आई थीटा का कितना हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा, और आई थीटा का कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई आर को आपने बाहर ले लिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा। ये हमारे पास बचा है आई आर ई की पावर आई थीटा। तो हमारे पास ये जो है एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा जो दिया हुआ है, तो एफ डैश डैश का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये डेल यू ओवर डेल आर माइनस प्लस आई डेल वी ओवर डेल आर। ये स्टेप आपने कहाँ से लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में डेफिनेशन बनी, ये किसका बना है हमारे पास, आई आर तो बाहर आ गया, तो एफ डैश किसका है, जेड का। और एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल यू ओवर डेल आर, आई डेल वी ओवर डेल आर। ये डेफिनेशन आप पहले ही जानते हैं, इसको जेड की जगह आपने रख लिया, क्योंकि ये जो आपने फंक्शन रखा है किसका है, ये तो हमारे पास जेड हो गया, आर ई की पावर आई थीटा, आई आर बाहर आ गया, ई की पावर आई थीटा, तो ऑलरेडी हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो ये आपने क्या करा, आई आर डेल यू ओवर डेल आर, आई डेल वी ओवर डेल आर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इसका यूज करते हुए आपने एफ आर ई की पावर आई थीटा रखा, और ये जो हमारे पास आ गई है ये इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये इक्वेशन नंबर एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, और कितना आ गया हमारे पास, आई आर तो बाहर आ गया, और ई की पावर आई थीटा को ले लें तो इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू आ गई। इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस वाले टर्म में आपने क्या किया है यहाँ पर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें, यहाँ आपने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है, यह लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से आपने यहाँ पर काम किया। इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू देख सकते हैं, एफ डैश ये जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, ये इक्वेशन फर्स्ट से थोड़ा नीचे वाला स्टेप है, ये वाला, ये वाला इसको शो कर देते हैं, ये वाला। तो एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, इतने की वैल्यू क्या हो गई है, डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल वी ओवर डेल आर। इक्वेशन फर्स्ट से थोड़ा सा नीचे की टर्म वाला जो है, नेक्स्ट वाला टर्म, उससे वैल्यू आपने रखी, आई आर तो बाहर रखा हुआ है, ये वैल्यू ऊपर से उठाकर आपने यहाँ पर ये राइट हैंड इसमें टर्म में रख दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई को अंदर लेकर गए तो ये क्या हो जाएगा, आई की आई में गुणा हुई तो माइनस हो जाएगा, आर माइनस आर डेल वी ओवर डेल आर, और आई को इसमें लेकर गए तो आई आर डेल यू ओवर डेल आर। अब दोनों साइड से क्या करते हैं आप, राइट इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो ये कितना आ गया, डेल यू ओवर डेल थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट किसके इक्वल, इसके, और इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल, इसके। दोनों को जब आपने इक्वेट किया तो ये आपको इक्वेशन मिलती है, डेल यू ओवर डेल आर 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, एंड डेल वी ओवर डेल आर माइनस 1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। तो ये क्या है, कॉची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कभी कभी ये भी 2 या 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा आगे का काम करेंगे, 1-2 मेथड और हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद इसकी सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले आपको क्या करना है, इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली है, एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन पढ़ ली है, पार्शियल डेरिवेटिव को निकालना अच्छे से
सीख लेना है। इसमें अगर आपको किसी टर्म में प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। बस ध्यान ही रखना है ऊपर वाले टर्म में, बस यहीं पर ये ध्यान देने वाला एक टर्म होता है जहाँ पर मैं इसको बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इस जो टर्म है एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा ई की पावर आई थीटा, इसकी वैल्यू को आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के नीचे से ले लिया है। बाकी इस प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल एक दो मेथड इसके और देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इतने काम को अच्छे तैयार कर लीजिए। थैंक यू।